हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सिटी स्टूडियो विद शशि मेरे साथ। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहेंगे। ये मुश्किल वक्त है, हम सबको एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। बहरहाल अगर आप सुबह सुबह उठें और आपको अपने आसपास सफाई ना मिले तो आप किस तरह से महसूस करेंगे। अगर अचानक से आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े तो आप किस तरफ देखेंगे। या आप शहर की सड़कों से गुजर रहे हो और सड़कों को मरम्मत की जरूरत हो तो आप किसको दोषी ठहराएंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनके पास शायद इन सब सवालों के जवाब होंगे। जी हां, आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हिसार नगर निगम के कमिश्नर आईएएस अशोक गर्ग जी। अशोक जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इन प्रशासनिक सेवाओं में किस तरह से आए और क्या आपकी इंस्पिरेशन रही। धन्यवाद शशि जी। प्रशासनिक सेवा में आने का तरीका तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होता है, बट एक वो और मतलब प्रेरणा क्या रही कि मुझे। प्रेरणा समाज सेवा थी। ओके। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, ये था कि देखते थे अधिकारियों को। नरवाना में उन दिनों एक शराब कांड हुआ था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। और शराब कांड के समय पूरे शहर में चर्चा थी कि वहाँ के एसडीएम ने बहुत अच्छा काम किया था। जो लोग अपराधी थे उनको बड़ी सख्ती बरती थी, किसी तरह की राजनीतिक सिफारिश नहीं मानी थी और उनकी बड़ी चर्चा थी। तो उस तरह के अधिकारियों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के को आगे बढ़ाते हुए प्रशासनिक सेवा में आने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली कामयाब हुए। तो अभी आपके पास निगम की जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं निगम की सेवाओं के लिए उसको आना ही पड़ता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि निगम, क्योंकि पहले नगर पालिका होती थी, अब हिसार नगर निगम है, तो उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से काम करता है, या कोई प्लानिंग बनानी पड़ती है तो कौन तय करता है, या किस तरह से आप फ्यूचर की योजना, क्योंकि अब शहर भी जैसे बढ़ रहा है तो किस तरह से उसकी वर्किंग का थोड़ा सा आप बता पाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं हरियाणा में, सारी ये निर्वाचित संस्थाएं हैं। नगर निगम में 20 पार्षद हैं और 1 मेयर है। मेयर का चुनाव डायरेक्ट हुआ है, पूरे शहर के लोगों ने मेयर को चुना है और पार्षद एक एक वार्ड से पार्षद चुन के आए हैं। तो ये टोटल 21 सदस्य का आप कह सकते हैं कि निगम की ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं और ये पूरे बजट पास करती है और सारे कामों का पास करती है कि क्या क्या काम शहर में होने हैं, क्या नहीं होने हैं और किस तरह से क्या रेगुलेशन होना है। क्योंकि कई बार निगम की मीटिंग होने में समय लग जाता है। कोई मीटिंग हो सकता है 2 महीने में हो, 3 में हो, कोरोना के दिनों में 6 महीने भी हो गए थे। तो इसलिए एक्ट में कमिश्नर को भी काफ़ी पावर्स दी गई हैं ताकि मीटिंग के अभाव में निगम का स्मूथ काम ना रुके। तो उसमें आपकी जिम्मेवारी आ जाती है। जी जी जी। कि किस तरह से काम करना है। जी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि निगम की अभी फ्यूचर में किस तरह की योजनाएं हैं, शहर के विकास की या शहर को विकसित करने की या आम पब्लिक को कोई सुविधा देने की। देखिए, निगम के मुझे लगता है कि 4-5 कंपोनेंट हैं जो मुख्य हैं और जहाँ पब्लिक का जिन कटिंग एज पे पब्लिक के साथ वास्ता पड़ता है, सबसे ज़रूरी काम सफाई का है। ये ट्रेडिशनली म्यूनिसिपल कमेटीज़ का काम रहा है। इस काम की अहमियत मैं तो आपने पहले भी सुना होगा, कई बार कहता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है और इसलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम है इसलिए सबसे बड़ा काम भी होना चाहिए। लेकिन कई बार इस काम को बहुत छोटा करके आंका जाता है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण होने का और बड़े होने का एहसास तब होता है जब ये गायब हो जाए। बिल्कुल सही। जब सफाई ना हो तब हमें पता चलता है ये कितना महत्वपूर्ण काम है। तो पहला काम सफाई का है। सफाई का काम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सुधार किया है सफाई के काम में। सॉलिड वेस्ट
जो घरों का कचरा है, ढंढूर में हमारे यहाँ कचरे का पहाड़ है, इसी तरह के पहाड़ हर शहर में बने हुए हैं। इस पहाड़ में लगभग 50% जो कचरा है वो गीला कचरा है, जो किचन वेस्ट है। तो इस गीले कचरे की बड़े आराम से खाद बनाई जा सकती है। बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसेस है। पिछले 6 महीने में हमने 7 जगह हिसार शहर में कंपोस्टिंग प्लांट्स लगा दिए हैं और 7 जगह वो काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में गीला कचरा ढंढूर में न जाकर इन कंपोस्टिंग प्लांट्स पर जा रहा है, वहाँ से खाद बन रही है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो खाद बनी थी हमारे कंपोस्टिंग प्लांट पे, उसको हमने यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसकी लैब में टेस्ट करवाया था उसकी गुणवत्ता को, और बड़ी हमें खुशी हुई ये जानकर कि उसकी गुणवत्ता जो आम मार्केट में खाद मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो अब खाद हमारी लगातार बन रही है और हर हफ्ते जो हम जनता मार्केट लगाते हैं, वहाँ पे एक स्टॉल आपने देखा होगा नगर निगम का होता है, उस स्टॉल पर हम खाद बिक्री के लिए खाद बेच रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है शहर के लोगों का। तो अभी जो लक्ष्य है निगम का वो ये है कि हर वार्ड में हम कम से कम एक कंपोस्टिंग प्लांट बनाकर उसको फंक्शनल कर दें। लेकिन मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि बहुत से इलाके अभी भी ऐसे हैं जो इसको गार्बेज को अलग अलग नहीं कर रहे, कारण चाहे कुछ भी हो। तो जी, जी। तो क्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्योंकि बिल्कुल उसमें से बहुत से विकसित सेक्टर भी हैं। बिल्कुल जहाँ सही पर- कह रहे जहाँ हैं, पर- क्योंकि ये अभी बिल्कुल ताज़ी गतिविधि हमने शुरू की है। ओके। कंपोस्टिंग प्लांट्स को लगे मेरे ख्याल से लास्ट जो कंपोस्टिंग प्लांट हमने लगाया उसको 2 महीने हुए हैं। जब तक हमारे पास कंपोस्टिंग प्लांट्स नहीं थे तब तक गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के कोई मायने नहीं थे। हम शहर के लोगों से तो गीला और सूखा अलग अलग कराएं और फिर उसको मिक्स करके ढंढूर में डंप कर दे इकट्ठा, वो सही बात नहीं थी। और उससे लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलती कि हम अलग करें। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये कंपोस्टिंग प्लांट पे गीला कचरा जाएगा। गीला कचरा हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं। गीला कचरा हमारे कंपोस्टिंग प्लांट्स पे डेली बढ़ रहा है। एरिया वाइज हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, स्कूल वाइज भी मोटिवेट कर रहे हैं। स्कूलों में जा जाके बच्चों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गीला और सूखा अलग अलग करें। नहीं, देखिए एक चीज़ आप समझिए, घर किसी भी गृहिणी को, किसी भी व्यक्ति को केवल इतना करना है, इतना ध्यान रखना है कि नीले डस्टबिन में सूखा कचरा डाल दें और हरे डस्टबिन में गीला कचरा डाल दें। और हमारी जब गाड़ी जाए उसमें भी 2 कंपार्टमेंट हैं, 3 कंपार्टमेंट हैं। गीले के लिए हरा डस्टबिन है, सूखे के लिए नीला डस्टबिन है, और जो दूसरा सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हैं और जो हजारडस वेस्ट है उसके लिए लाल डस्टबिन है। तो लोगों को केवल इतना करना है कि वो अपना अलग अलग डस्टबिन में कचरा डाल दें, इतना ध्यान रखना है। और इतना ध्यान रखेंगे तो जो आपका गीला कचरा है उसकी खाद बन जाएगी। और इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो देखें क्या परिणाम निकलता है। वो सारा कचरा मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर वो ढंढूर प्लांट पे जाएगा, ढंढूर में जाएगा। ढंढूर किसी वन्य क्षेत्र का नाम नहीं है, ढंढूर एक गांव है और वहाँ पे लोग रहते हैं। मतलब इतना संवेदनशील हमें होना चाहिए कि हम अपना कचरा उठा के किसी दूसरे के सिर पर पटक रहे। कचरा उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम ले रहा है, लेगा, लेकिन यदि इतना भी हम ध्यान रख लें कि गीले और सूखे को अलग अलग कर दें तो काफी तो कुछ बदल ढंढूर सकता है। के जो पहाड़ है उसको 50% तो आप उसी वक्त कम कर रहे हैं। अरे बहुत बड़ी बात। 50%, क्योंकि टोटल जितना कचरा है उसका 50% गीला कचरा होता है। तो गीले कचरे को हम अलग करके अलग हमारी गाड़ी में डाल दें और वो फिर हमारे कंपोस्टिंग प्लांट पे चला जाए, उसकी खाद बनेगी। वो खाद भी हम शहर में ही दे रहे हैं। मार्केट में उसका रेट 30-40 रुपए किलो है, बल्कि हमारी गुणवत्ता की खाद तो 50 रुपए किलो मिलेगी, हम 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं। शहर में ग्रीनरी बढ़ेगी और आपका कचरे का पहाड़ छोटा हो जाएगा। तो आपके माध्यम से भी मैं शहर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल इतना ध्यान रख लें, हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति भी संवेदनशील बने कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डाल लें और हमारी गाड़ी में भी अलग अलग डालें। प्लीज़ अपने जो आपका गीला कचरा है उसमें कोई नुकीली चीज़ ना डालें। आप देखें उसको, उसके बाद हमारा सफाई कर्मचारी हैंडल करता है। मतलब कचरे को हैंडल करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम। तो उसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए ताकि उनको भी असुविधा ना हो, उनके साथ किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। और ये हम कर सकते हैं गीले सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालकर।
ये तो सफाई की हुई। इसके अलावा और किस एरिया? ये सफाई एक कंपोनेंट है। मैंने इसका जिक्र इसलिए पहले किया, मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी कंपोनेंट है और इसकी एब्सेंस में लोगों को पता चलता है कि यहाँ सफाई करनी होती है। हाउस टैक्स के लिए लोगों का बड़ा वास्ता पड़ता है नगर निगम से। हाँ, उसका भी बहुत इशू भी बने कि हाउस टैक्स में लोगों को भी बहुत शिकायतें रही, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें, तो कहाँ आपको लगा कि कहाँ पर कमी रही कि चीजों को सुधारना पड़ा आपको? देखिए, हाउस टैक्स या निगम में पूरे में ही पिछले कई साल से स्टाफ की जबरदस्त कमी थी। लगभग 6 महीने पहले हमारे पास नया स्टाफ आया है, 13-14 क्लर्क नए आए हैं और उससे पहले हाउस टैक्स में 2 या 3 क्लर्क काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, इतने कम स्टाफ के साथ कोई ब्रांच काम करेगी इतने बड़े शहर की, तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये क्लर्क आने के बाद काफ़ी काम हाउस टैक्स ब्रांच का स्मूथ हो गया है। आपने निगम में जाके भी देखा होगा, हाउस टैक्स ब्रांच की जो आर्किटेक्चर है उसको भी हमने चेंज किया है, बैंक की शक्ल दी है, कारपोरेट लुक दिया है और हर क्लर्क को अलग अलग एरिया दिया है। उस जो एरिया दिया है उसका साइन बोर्ड उसकी विंडो के आगे लगा दिया है ताकि किसी को भी आना पड़े तो उसको पता चले कि मेरी फाइल को ये क्लर्क डील कर रहा है। अंदर से वो आइसोलेट कर दिया है ताकि लोग अंदर जाके डिस्टर्ब ना करें। किसी का कोई काम है तो विंडो से ही। और पहले जो हमारी पेंडेंसी थी, आज से लगभग 7-8 महीने पहले 3-3 महीने 4-4 महीने तक की भी पेंडेंसी थी कि कोई फाइल आई है तो 4 महीने तक उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था। और अब मुझे ये बताने में खुशी है कि अब हमारी 10 दिन से ज़्यादा की पेंडेंसी नहीं है किसी फाइल की। अरे वाह। और अब हमने हर फाइल का ट्रैक करने के लिए एक रजिस्टर बना लिया है। शुरुआत में जब आप सिंगल विंडो पे फाइल देंगे उसी टाइम उस पर नंबर लग जाता है। नंबर लगने के बाद वो हाउस टैक्स ब्रांच में जाती है, वहाँ पे रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। एंट्री के बाद जितने भी स्टेप हैं उतने स्टेप के हमने कॉलम बना लिए हैं और हर वक्त एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है केवल उस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। एक कर्मचारी केवल इस चीज़ पर नज़र रखेगा कि ये फाइल अब कहाँ पे है, ताकि एक तो ये पता चल जाए कि एट प्रेजेंट ये फाइल कहाँ पर है, दूसरा ये पता चल जाए पिछले 1 महीने की समरी से कि फाइल को ज़्यादा समय कहाँ पे लगा। और मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हुआ है। फाइलों की मूवमेंट बड़ी स्मूथ है और पिछले 4 महीने से मेरे पास कोई शिकायत नहीं आ रही कि जी मेरी फाइल लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा एक छोटे छोटे काम भी बहुत से लोगों के होते हैं। बर्थ एंड डेथ का है या कोई इस तरह के ही निगम से जुड़े, तो उस पर भी आप लोगों बर्थ एंड डेथ का है, डोमिसाइल का है, कास्ट सर्टिफिकेट का है, इनकम सर्टिफिकेट का है। तो आम आदमी से रिलेटेड तो सभी चीजें आप लोगों के पास और शहर की सड़कों का है। हाँ। और सड़कों की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम हैं इनको लेकर आपको लगता है कि पब्लिक को वेट तो नहीं करनी पड़ती या कोई शिकायत? नहीं, देखिए, एक तो मैंने ये नियम बनाया है कि हर रोज लंच से पहले हमेशा ऑफिस में रहूंगा। फील्ड में जाना है तो लंच के बाद जाता हूँ, ताकि यदि किसी को, एक तो यदि अधिकारी ऑफिस में बैठे हों तो थोड़ा माहौल ठीक रहता है, नीचे कर्मचारियों को भी ये लगता है कि अधिकारी बैठे हैं और जनता को भी आश्वस्त रहती है जनता की कुछ बात हुई तो हम अधिकारी को जाके मिल सकते हैं। आम आदमी अशोक गर्ग से सीधा मिल सकता है? मैंने लंच से पहले पर्ची सिस्टम रखा ही नहीं है। ओके। पर्ची की जरूरत नहीं है, जो भी आए, मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी आए और बिना मिले चले जाए। मतलब लंच तक का टाइम एक्सक्लूसिव पब्लिक से मिलने के लिए रखा है। तो शिकायतें आती हैं ये या कम हुई हैं? बर्थ डेथ की देखो, मैं आपको, या आम कोई भी काम जो निगम से रिलेटेड है उसको लेकर कोई बर्थ डेथ जिस पर आपको लगता हो कि कोई काम करने की थोड़ी बहुत जरूरत, जैसे हाउस टैक्स का आपने बताया कि अब काफी सिस्टम स्मूथ हो गया, निकल रही हैं फाइलें भी बहुत कम हो गई 10 दिन, लेकिन कुछ ऐसा जिस पर आपको लगता है अभी मुझे थोड़ा और काम करना है? जी, सफाई पे अभी जरूरत है थोड़ा काम करने की। और जैसा मैंने बताया कि हमारे अभी 7 ही कंपोस्टिंग प्लांट्स बने हैं। लक्ष्य है कि 20 बने, हर वार्ड में कम से कम 1 बने। और अवेयरनेस जनरेशन की, लोगों को जागरूक करने की, गिल्ला सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए, इसकी अभी जरूरत है और इस पर हम काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के लिए आप एनजीओ वगैरह से भी टाई अप कर रहे हैं और स्कूल से भी टाई अप कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस हमने स्कूल्स पे रखा है कि स्कूल वाइज कैसे करें। पिछले दिनों हमने स्कूल्स में एक वीडियो मेकिंग कंपटीशन किया था हिसार सफाई शहर के, इसी को सेग्रीगेशन गिले सूखे कचरे की सेग्रीगेशन को लेके बहुत उत्साहजनक रिस्पांस सारे स्कूल्स ने दिया
बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हमने स्कूल्स का किया था। उसके बाद उनको प्राइजेस भी दिए हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। और इसको अब ये तो एक पूरे शहर के लेवल पे था। अब एक एक स्कूल में हम जाएंगे, हमारी टीम्स जाएंगी, वहाँ पे स्टाफ को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को, दोनों को जागरूक करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे पूरे शहर को गीला सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि एक बड़ा मूवमेंट आप बिल्कुल इसको बिल्कुल बनाएं। बिल्कुल। अब तो यही लक्ष्य है कि गीले सूखे कचरे को अलग करने की जागरूकता चलाएं और कंपोस्टिंग प्लांट्स को और जगह देखें जहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अशोक गर्ग जी, अभी हाल ही में आपने शहर में लगातार सड़कें बन रही हैं और आपने निरीक्षण किया था, तो कुछ जो हमारे नोटिस में है कि कुछ सड़कों में आपको कमी लगी। तो कैसा फील होता है जब एक काम किसी को दे दिया जाता है और उसकी गुणवत्ता उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती? एक तो आप किस तरह की कार्रवाई आप उस पर करते हैं, या और किस तरह की फीलिंग एकदम आती है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं बेसिकली सोशल वर्क के लिए आया हूँ और एक काम मैंने इनको दिया था लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं हो पाया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। पेमेंट से पहले हर सड़क को एक बार फिजिकली चेक करते हैं और जहाँ पे भी काम में कमी मिलती है, एज पर रूल्स जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, उन रूल्स के हिसाब से स्टाफ के खिलाफ भी और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि अब लगातार क्वालिटी इंप्रूव हुई है पहले के मुकाबले। जी 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 बिल्कुल। तो अभी और भी कहीं पर आपको मतलब ये काम चलना है सड़कों का, या ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सड़कों का काम तो चलता ही रहेगा, हमारा निरीक्षण चलता रहेगा और निरीक्षण अधिकारियों को मोटिवेट भी करते हैं और निरीक्षण भी करते हैं। मुझे लगता है कि अब क्वालिटी हमारी अप टू डेट। निगम का जो बजट है वो किस तरह से आप लोग जनरेट करते हैं? सरकार से मिलता है या सेल्फ फाइनेंसिंग है? क्योंकि बजट हमेशा से, अगर मुझे जहां तक याद है, नगर पालिका की बात करें तो एक बड़ा इशू रहता था, तनख्वाह का इशू रहता था, 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। तो क्या अब स्थिति कुछ सुधरी है निगम बनने के बाद, या कुछ? ये हमारा दुर्भाग्य है अर्बन लोकल बॉडीज का कि जितने रिसोर्सेज खुद हमें पैदा करने चाहिए थे या इनकम पैदा करनी चाहिए थी, किन्हीं भी कारणों से, कई कारणों की वजह से हम वो उतना कर नहीं पा रहे। मुख्य जो सोर्स है नगर निगम हिसार का या किसी भी म्यूनिसिपल कमेटी की इनकम का, वो हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स से हमने 2019-20 में लगभग 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। 2021 में ये कम होके 11 करोड़ रुपए रहे। इस साल मुझे लगता है हम 17-18 करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है और ये हम अचीव कर लेंगे। इसके साथ दूसरी कुछ और इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, कोई ज़्यादा उससे इनकम होती नहीं। कुल मिला के 5 करोड़ रुपए और आप ये कह सकते हैं। तो पूरे साल में 25 करोड़ के आसपास हम इनकम जनरेट कर अपने स्तर पर इनकम जनरेट कर पाते हैं। लेकिन जो खर्चा है वो खर्चा हमारा मतलब इस 25 करोड़ में हम अपनी तनख्वाह दे लें तो हम खुश हैं कि हमने अपना जो सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, कि हमने अपनी तनख्वाह खर्चा निकाल लिया है। विकास के जो काम हैं वो सारे ग्रांट्स पर आधारित है। 99% कि जितनी राज्य सरकार से और केंद्र से ग्रांट आती है उस ग्रांट को हम खर्च करते हैं विकास के काम पे। तो विकास तो आप ये कहें कि विकास के लिए तो हम निर्भर हैं ग्रांट्स पे। तो कुछ बढ़ाने के, अपने साधन बढ़ाने के कुछ सिस्टम ऐसा कुछ बन सकता है, या कभी आप सोचते हो कि इस तरह से इनकम जनरेट भी की जा सकती है, या अब उस एरिया में बढ़ने की निगम की कोई तैयारी हो? देखिए, इनकम जनरेट करने का तो यह है कि आपको कुछ न कुछ छोटा मोटा टैक्स बढ़ाना है या कोई सेस बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो प्रॉपर्टी टैक्स में ही जो अनुभव है मेरा वो ये है कि हाउस टैक्स को या प्रॉपर्टी टैक्स को अभी तक की हमारी मानसिकता है कि लोग ये समझते हैं कि ये टैक्स तो ऐसा है जहाँ यदि कोशिश करेंगे तो शायद कम हो जाए और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो शायद ना ही देना पड़े। क्योंकि बहुत हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो इलेक्टेड निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति उनको जानता है और उनकी उनसे उम्मीदें हैं
उम्मीदें यही है कि हमारा हाउस टैक्स माफ करवा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। लोग ये नहीं सोचते कि यदि सबका हाउस टैक्स माफ हो जाएगा या हाउस टैक्स हम नहीं देंगे तो काम कैसे तो आपका नगर निगम कैसे काम चलेगा, कैसे आपकी चलेगा? सफाई कैसे होगी, आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपका स्टाफ काम कैसे करेगा। तो मेरा ये भी निवेदन है लोगों से कि आप इनकम टैक्स देते हैं, आप एक्साइज ड्यूटी देते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप सब तरह के जो टैक्सेज हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के देते हैं। तो जो म्यूनिसिपल टैक्स है इसको बेकार ना समझें, ये आपका सबसे जरूरी टैक्स है। इस टैक्स हाँ, से जो क्योंकि इनकम आप- होती है वो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह में जाती है। सफाई कर्मचारी 4 दिन नहीं आएगा तो हमें बड़ी दिक्कत हो हाँ, जो जाएगी। रोजाना के काम है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा निगम के प्रभावित पास ही होते हैं वो निगम के हैं। तो पास। निगम के टैक्स को लोगों को खुशी खुशी भरना चाहिए। लेकिन अभी तक थोड़ी सी मानसिकता यह है कि जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, और उनको ये लगता है कि मैं पार्षद के माध्यम से आसानी के साथ निगम को अप्रोच कर सकता हूँ, कम करवा सकता हूँ, तो वो कोशिश करते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि यदि कम ना हो, क्योंकि उसका तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, रूल्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं। उससे बाहर हम जा नहीं सकते। कम ना हो तो पार्षद से नाराज भी होते हैं कि तूने तो मेरे लिए कुछ करवाया नहीं, मेरे किस काम का है। तो अशोक जी, आप अलग अलग जिलों में भी आपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया, तो क्या कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी झेलना पड़ा या होता है? मुझे लगता है कि जितना कहा जाता है या जितनी चर्चा है उतना राजनीतिक हस्तक्षेप है नहीं। राजनीतिक अगर हस्तक्षेप, आप खुद अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो। जी, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पब्लिक से खुलकर मिलते हैं। यदि आप पब्लिक से नहीं मिलते और पब्लिक को आपसे मिलने के लिए फ़ोन करवाना पड़े तो फिर मुश्किल। तो ये आपकी नालायकी है, पॉलिटिशियन की नहीं है। पब्लिक आपसे खुल के मिले और जो पब्लिक के काम होने वाले हैं वो काम आप बिना फ़ोन के कर दें तो मुझे लगता है कि बहुत कम फ़ोन आपके पास आते हैं पॉलिटिशियंस के। मेरा अनुभव ये है कि 90% फ़ोन जायज़ काम के लिए आते हैं, और वो हमारी नालायकी है कि जायज़ काम के लिए कोई आदमी पॉलिटिशियन के पास जाके फ़ोन करवाए, ये हमारी नालायकी है। और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत होता है, कुछ लोगों को ये रहता है कि हाँ मेरा काम, उसको यह एहसास होता है कि गलत है, लेकिन हो सकता है थोड़े प्रेशर से हो जाए। कुछ लोग यही भी कोशिश करते हैं। वो यदि आप बता दें पॉलिटिशियन को कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत आती है। इसको हाइप ज़्यादा बना रखा है, असलियत में इतना ज़्यादा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ी बात यह है कि अशोक गर्ग जी ने हाल ही में वुमेन्स डे पर सफाई कर्मचारियों के लिए पहली बार एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हम क्योंकि समय कम है उस पर बात करना चाहेंगे। अशोक गर्ग जी, किस तरह से ये विचार आया, क्योंकि उस प्रोग्राम आपका काफी सक्सेस भी रहा, हर जगह उसकी बात हुई कि पहली बार सफाई कर्मचारियों के बारे में किसी ने ये सोचा कि वुमेन्स डे पर उनके लिए भी कार्यक्रम हो सकता है, जो खुद उन्होंने तैयार किया सारा। तो किस तरह से ये आइडिया जनरेट हुआ? देखो, जब से मैंने निगम में यहाँ अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की थी तब से मैं लगातार महसूस कर रहा था कि ये तबका महिला सफाई कर्मचारी खासतौर से सबसे ज़्यादा दबा हुआ तबका है। उसके कई कारण हैं। महिला होना अपने आप में कमज़ोर हो जाना है, उसके बाद दलित तबके से होना फिर कमज़ोर हो जाना है, तीसरे ज़्यादातर महिला सफाई कर्मचारी हमारी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी पर है, ये फिर कमज़ोर हो जाना है। आपका जो काम है वो सफाई का काम है, ये फिर कमज़ोर हो जाना है। ज़्यादातर महिला सफाई कर्मचारी बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ है, ये फिर कमज़ोर हो जाना है। इस तबके में बाकी तबके की तुलना में पुरुषों में शराब का प्रचलन ज़्यादा है, और शराब पी के महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करने का, मारपीट करने का जो इंसिडेंस है वो भी ज़्यादा है, ये फिर कमज़ोर हो जाना है। इतनी ज़्यादा कमज़ोर और दबी हुई है महिला सफाई कर्मचारी, जो मैं लगातार अनुभव कर रहा था, और ये भी था कि इनकी जागरूकता का स्तर भी बहुत कम है। तो महिला दिवस पे अचानक ये विचार आया कि क्योंकि निगम को मनाना है और निगम के पास महिला कर्मचारियों में महिला सफाई कर्मचारी सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो महिला दिवस तो इनके लिए भी है, इनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए, इनको भी पता लगना चाहिए। मुझे तो कई बार ये लगता है कि महिला सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी अपने इंसान होने के एहसास को भी धीरे धीरे खो रहा है। इसलिए जब
अपने अधिकारियों के साथ ये विचार शेयर किया और उसके बाद इन महिला कर्मचारियों के साथ मीटिंग की, सफाई कर्मचारियों के साथ, कि हम ऐसा करना चाहते हैं और आप लोग बताएं कि कौन कौन स्टेज पे क्या क्या आइटम देंगे। तो इनमें जो उत्साह था वो देखने लायक था। मैं तो अभी 8 तारीख को, जैसे 2 दिन पहले ये प्रोग्राम था, अभी तक भी मुझे लगता है कि मैं उस खुशी के हैंगओवर में हूँ कि इतना उसके अच्छा। बाद वो आप लोगों से मिले सफाई कर्मचारी, या आपके पास कोई फीडबैक आया? हाँ, उसके बाद कल हमने एक मीटिंग की थी, जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया था उन सबकी कल मीटिंग की थी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। सारी महिला सफाई कर्मचारियों का, दूसरे सफाई कर्मचारियों का भी जो आत्मविश्वास है वो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तरीके से बढ़ा है और उनको ये लगा कि हम भी इंसान हैं और उनको ये भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमें कोई दिक्कत है तो हम जाके अपने अधिकारियों से सीधा मिल सकते हैं। कल जैसे मीटिंग की थी तो बहुत खुश थी और एक डिमांड उनकी तरफ से कल आई कि जी हम में से ज़्यादातर महिलाएं जो है ना अनपढ़ हैं, हमें निगम पढ़ाए, निगम हमारे पढ़ाने की व्यवस्था करे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ये डिमांड उनकी तरफ से आई है। तो उस पर कुछ काम कर? वो बिल्कुल करेंगे, उनको पढ़ाने का हमने प्लान तैयार कर लिया है। जो भी पढ़ना चाहेंगी सबको पढ़ाएंगे। हमारे इतने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, 15 के करीब, हर कम्युनिटी सेंटर में, हर लाइब्रेरी में इन महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू करेंगे। उसके बाद एक लड़की थी वैष्णवी, शायद आपने सुना भी हो, परफॉर्म किया था, सफाई कर्मी की बेटी है। हाँ। वो भी कल मीटिंग में आई थी और जो परफॉर्म कर रही थी आपने देखा होगा, वो याद करके नहीं बोल रही थी, हाँ, बिना याद की, मतलब दिल से बोल रही थी। हाँ, लगातार जोश में भी थी, जोश में बोल रही थी और इमोशनल भी हो गई थी। उससे कल भी मैंने पूछा कि बेटा आपने तैयार किया था, कैसे किया था? बोली नहीं अंकल, तैयार नहीं किया था, मेरे दिल में दिल की बातें थी, मैंने बोल दी। उसने एक बात और बताई, बोली मैंने 10वीं कर ली 2 साल पहले और उसके बाद घर बैठी थी, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा तू आगे पढ़। मुझे लगता है इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब जितनी महिला सफाई कर्मचारी वहाँ पे आई थी उनको पढ़ाई के महत्व का पता चला है। आपने देखा होगा प्रोग्राम इसी पे फोकस था कि पढ़ाई ज़रूरी है, खासतौर से लड़कियों की पढ़ाई ज़रूरी है। और ये मैसेज देने में हम महिला सफाई कर्मचारियों को ये मैसेज देने में कामयाब हुए। बड़ा सब में उत्साह है और बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अशोक गर्ग जी से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, लेकिन इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो इस प्रशासनिक सेवाओं में उनका एक मकसद या प्रेरणा ये भी रही कि समाज सेवा करनी है, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर या उनका काम भी जब हम देखते हैं तो इस तरह की भावना तो जागृत होती ही है। आज के लिए सिटी स्टूडियो में इतना ही। अगले सप्ताह एक खास मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।